सभी को नमस्कार। बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CN मीना, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MA फाइनल इकोनॉमिक्स के अनिवार्य पेपर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे पहले से, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में आज हमारा तीसरा सिद्धांत है हेबलर का अवसर लागत सिद्धांत, न्यू क्लासिकल थ्योरी। पहला सिद्धांत था हमारा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत। इसके बाद दूसरा सिद्धांत हमारा रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। यानी कि एडम स्मिथ और रिकार्डो दोनों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इनका जो सिद्धांत दिया था उसका दोनों के सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोनों मूलभूत अंतर क्या है जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, न्यू क्लासिकल थ्योरी कहते हैं इसको। प्रोफेसर हेबलर का न्यू क्लासिकल सिद्धांत या नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि हमने जो पढ़ा है रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार, या इसे मूल्य का सम सिद्धांत भी कहते हैं। जो हमारा मूल्य का सम सिद्धांत है, यह सिद्धांत ध्यान रखिए लागतों में तुलनात्मक या सापेक्ष अंतर को दर्शाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हम वस्तुओं की लागतों में जो तुलनात्मक और सापेक्ष जो अंतर है उसको हम मूल्य के सम सिद्धांत की सहायता से समझाते हैं। और ध्यान रखिए इस सिद्धांत में हमने जो मान्यताएं ली है, जो हम सिद्धांत का पढ़ा है, उसी सिद्धांत के अनुसार इसका आगे हम चलेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी प्रोफेसर हेबलर का। ध्यान रखिए रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था, उस सिद्धांत में जो सबसे भयंकर कमी थी, जो सिद्धांत में जो मूल कारण से जो अवसर लागत सिद्धांत दिया गया था, उसमें मूल रूप से दो कमियां थी। पहला था कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। यानी कि रिकार्डो ने जहां केवल और केवल श्रम को उत्पादन का एकमात्र साधन माना है, कि प्रोफेसर हेबलर ने इसकी आलोचना करते हुए श्रम के अलावा पूंजी को भी उत्पादन का एक साधन माना है, पहला। और दूसरा है कि श्रम एक समान है। हमने रिकार्डो के सिद्धांत में पढ़ा था कि जो हमारा श्रम है उत्पादन का एकमात्र जो साधन है श्रम, वो सभी श्रम एक जैसे है। ये श्रम की कार्यकुशलता समान है। यानी कि यहाँ पर अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत हेबलर ने बताया कि सभी श्रम एक जैसे नहीं है, श्रम में असमानता है। ठीक है, इन दोनों को पॉइंटों को दृष्टिगत रखते हुए हेबलर ने जो सिद्धांत दिया था, जिसे हम नियो क्लासिकल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसने सिद्धांत दिया था अवसर लागत सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत क्या है? यानी कि अवसर लागत सिद्धांत जो दिया था, अवसर लागत का अर्थ है कि एक वस्तु की जो हम अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र, और उस उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हमने मूलभूत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया था। किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम मूलभूत आर्थिक समस्याओं का उत्पादन करते हैं, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, और हम अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों हैं, समस्या क्यों आती है, तमाम तरह की बातों का अध्ययन हमने किया था। हालांकि उसी के अंतर्गत हम लेते हैं कि एक, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक देश में उत्पादन के साधन दिए हुए हैं। ठीक है, साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता के कारण ही ये समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, साधनों की सीमितता, आवश्यकताओं की अनंतता या अधिकता के कारण ही ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी क्रम में जब हम एक वस्तु की जो मात्रा में वृद्धि करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साधन सीमित होने के कारण हम जब एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, उसके उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। तो याद रखिए जब हम एक वस्तु की उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ी जाती है। ठीक है, यानी कि दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ मात्रा उसकी छोड़ी जाती है और जो त्याग किया जाता है वही उस वस्तु के लिए अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि जैसे हमने एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की, ठीक है, तो हम वृद्धि की साधन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तकनीकी सुधार में से वृद्धि कर सकते हैं, साधन की मात्रा में वृद्धि से वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन हमने यह माना कि साधन भी हमारे पास दिए हुए हैं, तकनीकी में सुधार नहीं हो रहा है,
तो हम एक एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए वाई वस्तु के साधन जो हमने वहां लगा रखे थे उनको वहां से उठाकर हम एक्स वस्तु की मात्रा की तरफ लगाएंगे, जिससे एक्स उत्पाद में वृद्धि होगी। यानी कि यही एक्स वस्तु के लिए उसकी अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जो हमने क्या करते हैं वो उसकी अवसर लागत या वैकल्पिक लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल दे लेते, उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए भारत में एक्स वस्तु का उत्पादन में वृद्धि करते हैं। ठीक है, भारत में सपोज कीजिए एक्स वस्तु के की 100 इकाई, एक्स वस्तु की जो 100 इकाई है, इन 100 इकाइयों की वृद्धि करने के लिए हमें वाई वस्तु के साधन जो हैं जो वहां से उठाकर एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे और उतने ही यानी कि जितने 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है उतने ही साधन अगर हम वाई वस्तु पर लगाते हैं, इतनी तकनीक लगाते हैं तो वो 200 के बराबर हो रहा है। ठीक है, 200 वाई वस्तु का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो यह हमें क्या अवसर लागत क्या होगी हमारा कि 1x इज इक्वल टू 2y, 1x इज इक्वल टू 2y, यानी कि 1x के बराबर जो लागत आएगी, एक वस्तु के x के उत्पादन में जो लागत आती है वही लागत y के 2y के बराबर उत्पादन में लागत आती है। अर्थात जब हम x की मात्रा में वृद्धि करें, ठीक है, तो x की मात्रा में वृद्धि करेंगे उत्पादन की, तो ये जो y के जो साधन लगे हुए हैं जो वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उन साधनों को हम वहां से हटाकर एक्स में लगाएंगे। और हालांकि वर्तमान में जो हमारी ये विनिमय दर है वो इस तरह की है कि हम 100 इकाई एक्स के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 200 इकाई वाई का त्याग करना पड़ेगा। इसकी अवसर यानी कि 100 इकाई एक्स के लिए 200 इकाई वाई की अवसर लागत कराती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि उतने ही साधनों को वाई से हटाकर हम एक्स में लगाएंगे तो उसकी 100 इकाई बढ़ जाएगी, तो उसकी 100 इकाई 200 इकाई कम हो जाएगी, यानी कि 1x इज इक्वल टू 2y। ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, यानी कि इसको अवसर लागत कहलाती है। तो यही अवसर लागत जो हमारी है, यही अवसर लागत के अंतर्गत यही प्रोफेसर हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम नियो क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अब इस सिद्धांत में और रिकार्डो सिद्धांत में अंतर क्या है मूल रूप से? ठीक है, अंतर यह है कि मैंने कहा कि इसने ये माना कि श्रम में असमानता है और श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत हम श्रम के अलावा हम पूंजी को उत्पादन का साधन मानेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रोफेसर हेबरलर जो है इसका न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है यह श्रम के साथ साथ पूंजी को भी उत्पादन का साधन मानता है। और ध्यान रखिए ये जो श्रम में असमानता है ये इसकी असमानता को मानता है। और इस कारण से अंतर क्या आ जाता है कि जहां हमने ध्यान रखिए जहां रिकार्डो के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उत्पादन समता नियम के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन ध्यान रखिए तीनों स्थितियों में प्राप्त होता है, उत्पादन समता नियम, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन ह्रास नियम। जिसका हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से हम उसको डायग्राम के द्वारा तालिका के द्वारा हम कैसे स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जहां सिद्धांत को जानने से पहले हमारा अवसर लागत सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जानने से पहले हम देखते हैं सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है, हम क्या क्या मान के चलते हैं। कि प्रत्येक सिद्धांत में हमेशा नोट कीजिए प्रत्येक सिद्धांत में उसकी जो अजम्पशंस हैं उसकी मान्यताएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हमारे सिद्धांत की कॉन्सेप्ट और उसकी मान्यता समझ में नहीं आएंगी जब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम समझ नहीं पाएंगे उसमें जो डायग्राम तालिका दी हुई होती है हम समझ नहीं पाएंगे कि डायग्राम क्या बताना चाह रहा है, तालिका से हम क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि तालिका पूरा सिद्धांत इन्हीं मान्यताओं पर टिका होता है। वो जो हम डायग्राम बनाते हैं जो हम तालिका बनाएंगे यानी कि वो डायग्राम और जो तालिका है वो इन सब मान्यताओं के आधार पर बनती है। इन मान्यताओं को मानकर चलते हैं तभी वो डायग्राम और तालिका हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिद्धांत इसी की बात नहीं कर रहे, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा, नियो क्लासिकल थ्योरी की बात नहीं कर रहा। हम कोई भी टॉपिक पढ़े, कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे ध्यान रखिए तो सभी सिद्धांतों में उस सिद्धांत के बारे में जो उसकी व्याख्या है, उसका मीनिंग जो है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो और उस सिद्धांत की जो असम्पशंस है, जो मान्यताएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान्यताओं से निकल के हमारी जो आलोचना आती है वो निकल के आलोचना आती है और इन मान्यताओं के आधार पर हम उसमें जो डायग्राम बनाते हैं, जो तालिका बनाते हैं वो निकल के सामने आते हैं, समझ आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं मान्यताएं, अवसर लागत सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं। पहली है आर्थिक प्रणाली पूर्ण रोजगार संतुलन पर आधारित है, यानी कि पूर्ण रोजगार के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात रोजगार किसको? उत्पादन के साधन को। और साधन कितने हैं यहाँ पर? दो साधन है उत्पादन के जो हमारे साधन है। आर्थिक प्रणाली
पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। यानी कि मैंने पहले बताया, जहां पर भी पूर्ण रोजगार की बात आ जाता है, इसी सिद्धांत की बात नहीं, कहीं पर भी पूर्ण रोजगार की बात आ जाए, इसका मतलब क्या है, उत्पादन के सभी साधन जो काम करना चाहें उन सभी को रोजगार प्राप्त है। क्लियर? ध्यान रखिए। दूसरा, जहां पर भी पूर्ण प्रतियोगिता की बात आ जाए, इसी सिद्धांत में नहीं है, आपने पहले पढ़ा है, सब सिद्धांतों में आगे रहा, आगे भी आप आगे कॉन्सेप्ट में आप डेवलपमेंट पढ़ोगे, ठीक है, लेबर पढ़ोगे, आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ोगे, या हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कहीं पर ही पढ़ोगे आप, ताकि ज्यादातर सिद्धांतों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता जो है वो हम मान के चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता का मतलब क्या है, जहां यदि हम वस्तु बाजार की बात करें तो वस्तु की कीमत दी हुई है, वस्तुएं समरूप वस्तुएं हैं। हम साधन बाजार की बात करें तो साधनों की कीमत दी हुई है, ठीक है, साधन की कीमत दी हुई है, साधन रूप है। तो ये जो हमारा वस्तु बाजार और साधन बाजार, वस्तु व साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है ये सिद्धांत, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है सिद्धांत। तीसरा है, प्रत्येक वस्तु की कीमत इसके उत्पादन की सीमांत लागत के समान है। प्रत्येक वस्तु की कीमत उसके उत्पादन की सीमांत लागत के समान है। हालांकि ये हमने जो हमारा सेकंड ईयर में पढ़ा था, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ चुके हैं, इसलिए सीमांत लागत के समान है। नेक्स्ट है, साधनों की पूर्ति स्थिर है। साधनों की जो पूर्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर बात है? क्योंकि साधनों की पूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा तो हम जानते हैं कि साधनों की पूर्ति में कमी या वृद्धि से ही वस्तु की कीमत तय होती है। साधन की पूर्ति में बढ़ा देंगे, ठीक, साधन की कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी तो वस्तु कीमत कम हो जाएगी। इसलिए जब हम इस सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं उस वक्त साधन की पूर्ति जो हमारी है वो कांस्टेंट है, यानी कि तकनीकी हमारी जो स्थिर है, टेक्नोलॉजी जो है, उत्पादन की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है वो तकनीक हमारी स्थिर है। क्योंकि हम आगे हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना होकर, तो उत्पादन संभावना होकर के अंदर हम पढ़ भी चुके हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक साधन कीमत इसकी सीमांत उत्पादकता के समान है। प्रत्येक साधन की जो कीमत है उसकी सीमांत उत्पादकता के समान है। यानी कि दो देश और दो वस्तु के मॉडल पर आधारित ये सिद्धांत दो देशों को लिया गया है, दो वस्तुओं का लिया गया, दो देश ए और बी हम ले लेंगे, दो वस्तु एक्स और वाई, दो वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित सिद्धांत है, ठीक है। और उत्पादन के दो साधन, श्रम और पूंजी। जहां आपने जाना कि एडम स्मिथ और रिकार्डो जहां केवल उत्पादन का एक ही साधन मानते हैं, श्रम भी, इस न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो हेबल था इसने उत्पादन के दो साधन माने, श्रम और पूंजी को साधन माना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्पादन साधन यानी कि देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर एक उद्योग से दूसरे उद्योग के मध्य उत्पादन के साधन जो है वो गतिशील है। यानी कि देश के अंदर कोई भी एक साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकता है। देश के अंदर उत्पादन साधन गतिशील है, यानी कि लेकिन नेक्स्ट क्या है, देश के बाहर, दो देशों के मध्य, एक देश में तो गतिशील है लेकिन दो देशों के मध्य अर्थात देश के बाहर उत्पादन के साधन गतिहीन है, यानी साधन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी साधन नहीं जा रहा है, गतिहीन है, ठीक है। और व्यापार पर दोनों देशों में कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि दोनों जो दो कंट्री हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन दोनों देशों के अंदर व्यापार में कोई कंट्रोल नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, कोई रोक नहीं है, ये सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद देखिए सिद्धांत की व्याख्या। हमने पॉइंट देखी, मैंने कहा किसी भी सिद्धांत को याद करने का बहुत आसान तरीका होता है, हम पहले उसका अर्थ परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी मान्यताएं क्या है, ठीक है, कोई एग्जाम्पल हो तो यहाँ एग्जाम्पल ले लेंगे या फिर हम एग्जाम्पल आगे भी ले सकते हैं। सिद्धांत की व्याख्या, सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, ठीक है, व्याख्या। और इसके बाद में हम इस नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके बाद में डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से हम उस चीज को स्पष्ट करेंगे। सिद्धांत की व्याख्या मैंने बताया, हेबल का अवसर लागत सिद्धांत है, इस सिद्धांत की व्याख्या हम उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र जो हमारा है उसकी सहायता से हम स्पष्ट करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र जो हमने पढ़ा पहले, इस प्रकार से हमारा उत्पादन संभावना वक्र होता है, जो कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो किसी देश में उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र है। नाम से विदित है उत्पादन संभावना वक्र, अर्थात उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र। स्पष्ट परिभाषा क्या है, दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को बताने वाला वक्र जिसके अंतर्गत उत्पादन की तकनीक और उत्पादन के साधन दिए हुए हैं। मैंने कहा हमने सिद्धांत में माना है, यानी कि यहाँ भी हमने माना कि साधन की पूर्ति स्थिर है, इस तकनीकी स्थिर है, यानी कि तो उसके बाद हम बताएंगे उत्पादन की यहाँ हम लेंगे एक्स वस्तु का उत्पादन लेंगे, वाई वस्तु का उत्पादन लेंगे,
है ना कि, और इस उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन है, जो तकनीकी है, उस देश में वो दिए हुए हैं और उन उत्पादन के साधन और तकनीक का सर्वोच्च प्रयोग करके ध्यान रखें, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके हम उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं। अगर हमने जाना कि तकनीकी में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, या साधनों में परिवर्तन कर देंगे, तो उत्पादन संभावना वक्र जो है इसकी आकृति बदल जाएगी, ठीक है, आकृति बदल जाएगी। इसलिए यहां पर हम जो स्पष्ट करेंगे उसके अंतर्गत उत्पादन की तकनीक को, साधनों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये मतलब उत्पादन संभावना वक्र, मैंने कहा इसके नाम से देते हैं, उत्पादन की संभावना को बताने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं, जिसमें उत्पादन के साधन और तकनीकी दी हुई है और उस दी हुई तकनीकी और साधनों को बेस्ट यूज, ठीक है, सर्वोत्तम प्रयोग से जो उत्पादन की मात्रा को दर्शाए, एक्स और वाई की मात्रा को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये इस तरह से नीचे की तरफ दिखता है। और इस उत्पादन संभावना वक्र जो हमारा है, इसको हम अवसर लागत वक्र भी कहते हैं, अवसर लागत वक्र भी कहते हैं। और इस उत्पादन संभावना वक्र जो है, इसका स्लोप जो है, इसका जो ढाल है वो नेगेटिव होता है। इसको ढाल का मतलब क्या है? ढाल का मतलब है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को जब हम क्या करते हैं, उसे हम रूपांतरण की दर MRT, रूपांतरण की दर MRT के नाम से हम जानते हैं। अर्थात रूपांतरण की दर क्या है कि जब हम x वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर देंगे, ध्यान रखिए ये x की मात्रा में वृद्धि करेंगे, डेल्टा x हो गया, ये हमारा डेल्टा y हो गया। x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करें, क्योंकि हम जानते हैं कि x की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसलिए x की जो मात्रा है प्लस में आएगी, और y की मात्रा में कमी हो रही है, इसलिए y की मात्रा माइनस में आती है। तो माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू माइनस में। इसलिए ध्यान रखिए जो ये हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है या अवसर लागत जो वक्र है, इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। और ये उत्पादन संभावना वक्र, ये अवसर लागत वक्र जो हमारा है बाएं से नीचे दाहिने तरफ की तरफ मिलता है। तो ये अवसर लागत वक्र भी कहलाता है। तो इस अवसर लागत वक्र के अंतर्गत किस प्रकार से हम अवसर लागत का अध्ययन करेंगे, ये हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे। इधर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने कहा कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उत्पादन संभावना जो वक्र है हमारा, ये इसका जो स्लोप है, ये उत्पादन संभावना वक्र की जो आकृति है या साधनों के प्रयोग की स्थिति के आधार पर जानना कि 3 तरह की होती है, ठीक है। उत्पादन जो के स्थिर प्रतिबल के अंतर्गत, ठीक है, अर्थात स्थिर अवसर लागत की स्थिति, वर्तमान लागत की स्थिति और हास्यमान लागत की स्थिति। स्थिर अवसर लागत की स्थिति मतलब क्या है स्थिर अवसर लागत की स्थिति का मतलब क्या है कि जब हम x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करें, जैसे 1x की मात्रा में वृद्धि की तो हमने 1x की मात्रा ही कम हुई, 1y की मात्रा ही कम हुई, समान अवसर लागत। x की मात्रा 1 इकाई बढ़ी, y की मात्रा 1 इकाई त्याग की, समान स्थिर लागत। एक है वर्तमान स्थिर लागत, वर्तमान लागत यानी कि लागत में बढ़ती दर से वृद्धि होना, ठीक है, लागत में की बढ़ती दर से वृद्धि होना। अवसर लागत जो हमारी है वो बढ़ती जाना, एक है अवसर लागत घटती जाना। 3 प्रकार के डायग्राम के आधार पर अब हम पढ़ेंगे क्या इसमें, जान के हम पढ़ेंगे कि इन 3 प्रकार के उत्पादन संभावना वक्रों के आधार पर किस प्रकार से इस हैबलर के आधार अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। अर्थात मैंने कहा कोई देश ऐसी स्थिति में है जो उस माने की जो ये उत्पादन संभावना वक्र की समान स्थिति में है, यानी कि सीधी रेखा के रूप में है, तो इसमें उत्पादन संभावना दोनों देशों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ कैसे और कितना और कहाँ होगा, ठीक है। और अगर ये स्थिति है दोनों देशों को लाभ कैसे और कितना होगा, और यदि ये स्थिति है यानी कि तो दोनों देशों को लाभ कैसे और कितना होगा। ये 3 प्रकार की अवसर लागत जो हमारे वक्र हैं, जो उत्पादन संभावना वक्र हैं, जो साधनों की उपलब्धता या उनकी उत्पादकता के आधार पर डिसाइड किया जाता है, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, इनका स्लोप देखेंगे, यानी कि इनकी जो रूपांतरण की दर है, इनका आधार पर हम तीनों जो उत्पादन संभावना वक्र है इन तीनों स्थितियों में अलग अलग जाना की। जहां मैंने बताया कि रिकार्ड और एडम स्मिथ ने क्या कहा था, केवल एक ही स्थिति होती है, समान लागत की स्थिति है। हमने इसी का अध्ययन किया था जहां हम बताया कि तीनों स्थितियां हो सकती है। यही सिद्धांत का मूल अंतर है उनमें इसमें 2 साधन लिए हैं और तीनों उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति ली है। तीनों में किस प्रकार से कि क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा, तीनों को अलग अलग हम और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब करेंगे, हम अलग अलग हम डायग्राम को लेकर अलग अलग लाभ की स्थिति का अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो अवसर लागत सिद्धांत का पहला पार्ट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम पूरा डायग्राम के द्वारा, मुश्किल से 3 पार्ट में पूरा जो बड़ा है एनालिसिस पूरा डायग्राम के द्वारा, इसकी लास्ट मान उसने सर्च करके बताएंगे। थैंक यू।